इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स या ये कहें कि 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे कि लोग खुद को धोखा देते हैं और जिस वजह से मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स डेवलप होते हैं या मेंटेन रहते हैं, मतलब जाते नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स अपना रखे होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स ही वो एक ऐसा तरीका है जिससे कि लोग रियलिटी से, डिफिकल्ट इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ही वो सिम्टम्स बनाए रखते हैं। ये एक तरीका होता है मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने, देखने और उनके इलाज को अप्रोच करने का। ह्यूमन माइंड में एक अद्भुत क्षमता होती है खुद को मानसिक दर्द, टकराव और अंदरूनी विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट से बचाने की। यह सुरक्षा, सेफ्टी मुख्यतः उन प्रोसेसेस के माध्यम से काम करती है जिन्हें साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म्स कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप, अक्सर अनकॉन्शियस लेवल पर काम करने वाली कुछ ऐसी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं जो उन विचारों, इमोशंस या रियलिटीज से आने वाली एंजाइटी को कम करती हैं जो कि उस पेशेंट या पर्सन के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल या अनएक्सेप्टेबल होती हैं। यह समझना जरूरी है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स अपने आप में गलत या पैथोलॉजिकल नहीं होते। दरअसल ये रोजमर्रा के जीवन में काम करने के लिए जरूरी हैं, इनकी एक अडेप्टिव सिग्निफिकेंस है। लेकिन जब इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, बहुत रिजिड तरीके से या बार बार होने लगता है, अनहेल्दी हो जाता है, तब ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने लगते हैं, इंसाइट को कम कर देते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल सिम्टम्स को बढ़ाने या उन्हें बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी सबसे कॉम्प्लेक्स बात यह है कि ये अक्सर अनकॉन्शियस होते हैं, इसलिए व्यक्ति सच में उन कहानियों पर विश्वास करने लगता है जो उसका मन बना रहा होता है। मतलब पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो कैसे खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि ये सब उसको एकदम सच लगती हैं। उसने ये सारी स्ट्रेटेजीज इतने अनकॉन्शियसली अडॉप्ट की हैं कि इनके पीछे उसका एक मोटिवेशन है कि किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट से बच जाना। इसीलिए पेशेंट जो इन कहानियों को भुनता है वो उसके लिए बिल्कुल सच दिखाई देती हैं। समय के साथ ये जो सेल्फ डिसेप्शन है, इनके अपने कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं जो डिस्ट्रेस को कम करने की बजाय उसे और ज्यादा परमानेंट बना देते हैं। अब मैं कुछ 5 ऐसे कॉमन, बहुत ही मेन डिफेंस मैकेनिज्म्स आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये कैसे पेशेंट्स के मामलों में काम करते हैं, कैसे लक्षण बनाते हैं। ये 5 डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं: डिनाइल, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, अवॉइडेंस और रिप्रेशन या सप्रेशन। सबसे पहले डिनाइल के बारे में बात करेंगे। डिनाइल एक बहुत ही बेसिक और प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करने से ही मना कर देता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरावनी या अनस्टेबल करने वाली रियलिटी होती है। इसमें एक पर्सन की रियलिटी टेस्टिंग एबिलिटी कमजोर पड़ जाती है, यानी कि व्यक्ति उन फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस या उनके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर देता है जो उसे बदलने के लिए मजबूर कर सकते थे। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जिसे सब्सटेंस डिपेंडेंस की समस्या है, मतलब कोई एडिक्शन है, वह यह मानने से इनकार कर सकता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है, जबकि उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, सेहत गिर रही है, काम पर असर पड़ रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ जिद या नासमझी नहीं है, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजिकल नीड है उस सच्चाई से बचने की जो उसे इनसिक्योर या कमजोर महसूस करा सकती है। क्लिनिकल सेटिंग्स में डिनाइल अक्सर एडिक्शन, क्रोनिक मेंटल इलनेसेस और उनसे जुड़े चैलेंजेस और कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में देखा जाता है। डिनाइल का पैराडॉक्स ये है कि ये थोड़े समय के लिए तो राहत देता है, लेकिन असली समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि वो व्यक्ति कोई करेक्टिव एक्शन ले नहीं पाता। समय के साथ समस्या गंभीर हो जाती है और डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसोमैटिक सिम्टम्स के रूप में ये बीमारियां सामने आती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिनाइल इमोशनल इफेक्ट को खत्म नहीं करता, इमोशंस के डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे दबा देता है, जिससे उस व्यक्ति को एक सामान्य सी बेचैनी महसूस होती रहती है जिसका क्लियर रीजन उसे समझ नहीं आता। दूसरा मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन, जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा होता है। इसमें व्यक्ति अपने गलत या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के लिए लॉजिकल लगने वाले लेकिन एक्चुअल में गलत एक्सप्लेनेशंस को मन में बिठा लेता है। डिनाइल में व्यक्ति सच्चाई को नकारता है, जबकि रैशनलाइजेशन में वह रियलिटी को अपने हिसाब से बदल देता है, अपनी कुछ एक्सप्लेनेशंस देता है। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट जो बार बार प्रोकास्टिनेट करता है, मतलब टालता रहता है पढ़ाई को, वह कह सकता है कि मैं प्रेशर में बेहतर काम करता हूं, इसलिए अभी पढ़ाई की जरूरत नहीं, एग्जाम टाइम में पढ़ाई कर लूंगा, अच्छे मार्क्स ले लूंगा।
तो ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो रियलिटी में काम तो करती है, पर उसे पढ़ाई के डिस्कंफर्ट से दूर रखती है, या उसके टालने को लेकर यह एक अच्छा एक्सक्यूज बन जाता है जो वो खुद को देता है। वो ये नहीं स्वीकारना चाहता कि मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूं, टाल रहा हूं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा खुद को कि मैं एग्जाम टाइम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लूंगा पढ़कर, इसलिए मुझे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अपने को ये रीजन देकर वो खुद के अंदर आने वाला जो डिस्कंफर्ट है उसको प्रिवेंट कर लेता है। डिस्कंफर्ट कैसा, इस बात को स्वीकारना कि वो टाल रहा है। इसी तरह कोई पर्सन जो बार बार रिश्तों में संघर्ष करता है, वह यह मान सकता है कि प्रॉब्लम तो हमेशा दूसरों में होती है, ना कि उसमें खुद में। रैशनलाइजेशन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह सुनने में लॉजिकल लगता है, इसके कई सारे जस्टिफिकेशंस पेशेंट दे सकता है, और इसी वजह से इन सबको चैलेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये रैशनलाइजेशन का डिफेंस बना रहता है। थेरेपी में यह इंटेलेक्चुअलाइजेशन के रूप में भी दिख सकता है, जहां व्यक्ति अपनी समस्याओं को इमोशनल रूप से महसूस करने की बजाय सिर्फ एनालाइज करता रहता है, ओवर एनालाइज करता है। यह मैकेनिज्म सिम्टम्स को इसलिए बनाए रखता है क्योंकि यह चेंज की जरूरत को खत्म कर देता है। पेशेंट अपनी बनी बनाई कहानी को जस्टिफाई करके, लॉजिकली प्रूव करके उसी को दोहराता रहता है और अपने डिफिकल्ट बिहेवियर्स और अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स को बदलता ही नहीं है। अगर बिहेवियर जस्टिफाई हो गया तो उसे बदलने की जरूरत ही नहीं लगती। इस तरह स्ट्रेस, गिल्ट और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन का एक साइकिल चलता रहता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसे मेंटल कंडीशंस में रैशनलाइजेशन नेगेटिव बिलीफ्स को और मजबूत कर देता है, जैसे मैं असफल हूं इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, दवाइयां जब काम करेंगी मुझे ठीक कर देंगी, तब मैं थोड़ा सोशलाइज करूंगा या थोड़ा एक्टिव बनूंगा। कुछ इसी तरह पेशेंट खुद को कई तरह की एक्सप्लेनेशंस देता है, और ऐसे में ही अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स को और ज्यादा परमानेंट बना देता है। तीसरा मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन, जिसमें व्यक्ति अपनी ही अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या थॉट्स को दूसरों पर डाल देता है। इससे पेशेंट को इन डिफिकल्ट फीलिंग्स का खुद सामना करना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर किसी पर्सन के अंदर गुस्सा है तो वह दूसरों को गुस्से वाला, एग्रेसिव या हॉस्टाइल मान सकता है। भले ही वे ऐसे ना हो, उसे लगेगा कि दूसरे गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, जबकि अंदर से उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन और एंगर हो रहा है। या अगर किसी को किसी बात का गिल्ट है तो वह दूसरों पर वही आरोप लगा सकता है कि दूसरे गलती करते हैं और दूसरों को गिल्ट होता है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। प्रोजेक्शन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इससे व्यक्ति दूसरों को गलत तरीके से परसीव करता रहता है। इसका असर कुछ इस तरह का आता है कि अक्सर पेशेंट एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल की तरह अपने मन में इस तरह की एक्सप्लेनेशंस बिठाए रखता है। वो जैसा सोचता है वैसा ही उसको दूसरा करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो मानता है कि देखा सामने वाले ने ऐसा किया, मतलब मैं सही था। तो वो खुद ही को जस्टिफाई करने के लिए अपनी एक्सप्लेनेशन को ढाल बनाता है और फिर बाद में दूसरे को ब्लेम करके अपने उस डिफेंस को बनाए रखता है, और प्रॉब्लम या डिफिकल्ट इमोशन का सामना उसे करना नहीं पड़ता। और ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म बन जाता है, बड़ा सटल होता है इसे पहचान पाना। इतना आसान भी नहीं होता इसे समझ पाना या आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो जिस तरह से दूसरों को देखता है उसी हिसाब से वो खुद व्यवहार करता है, और सामने वाला भी फिर वैसी ही प्रतिक्रिया देता है, जिससे उसकी धारणा और ज्यादा मजबूत हो जाती है कि देखा दूसरा ही ऐसा कर रहा है। मतलब ये ऐसा हुआ कि एक पति अपनी पत्नी पर किसी तरह का ब्लेम लगा रहा है, कह रहा है कि तू मेरी परवाह नहीं करती, फिर बार बार उस पर गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, और फिर जब पत्नी थक जाती है और पति के गुस्से की वजह से उसे अवॉइड करती है, तो ऐसे में उसको और ज्यादा रीजन मिल जाता है, देखा मैं तो तुझे कहता था कि तू मेरा ध्यान नहीं रखती, अब तू मुझसे दूर भाग रही है, इसी से पता चलता है कि मैं जो कहता था वो सही था। तो उसके मन में ये वहम आया कि बीवी उसका ध्यान नहीं रखती, उसकी परवाह नहीं करती, फिर उसने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, फिर मजबूरन बीवी को भी कोई रिएक्शन देना पड़ा। कई बार वो भी उसको अवॉइड कर सकती है, पर उसने इसलिए अवॉइड नहीं किया क्योंकि वो पति का ध्यान नहीं रखती थी, उसने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि वो पति के गुस्से से, उसकी फ्रस्ट्रेशन से बचने की कोशिश कर रही थी। पर पति ने इसको भी ढाल बना लिया कि देखा मैं तो कहता था तू ऐसी है, मैं जो कहता हूं सही कहता हूं, और इस तरह ये पति अपने अंदर ये धारणा बनाए रखता है कि वो उसकी बीवी उसको प्यार नहीं देती। गंभीर मामलों में प्रोजेक्शन जो है वो पैरानोइया तक ले जा सकता है, जहां व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और ये सीवियर डिप्रेशन जिनमें साइकोटिक सिम्टम होते हैं, शक की भावना होती है, उनमें ये प्रोजेक्शन बहुत कॉमनली देखने में आता है। तो डिप्रेशन की वजह से पेशेंट दूसरों से ऐसा महसूस करता है कि दूसरे उसकी परवाह नहीं करते, दूसरों से आइसोलेटेड होता है, और धीरे धीरे यही एक शक का रूप लेने लगता है।
पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे कई कंडीशंस में ये प्रोजेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है। सामान्य स्तर पर भी यह ट्रस्ट को कमजोर करता है और रिश्तों में दूरी पैदा करता है। और इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म से ये सिम्टम बने रहते हैं क्योंकि पेशेंट अपनी समस्याओं को खुद में देखने की बजाय बाहर ढूंढता रहता है, जिससे उसके अंदर इंसाइट डेवलप नहीं हो पाती। चौथा मैकेनिज्म है अवॉइडेंस, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में आजकल एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस भी कहा जाता है। इसमें एक पर्सन उन सिचुएशंस, थॉट्स या इमोशंस से बचने की कोशिश करता है जो उसे अनकंफर्टेबल लगते हैं। यह डिनाइल से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ व्यक्ति समस्या को मानता तो है लेकिन उससे दूर रहने की कोशिश करता है। यह एक तरह का वॉलंटरी बिहेवियर होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जिसे सोशल एंजाइटी है वह सोशल सिचुएशंस में जाना बंद कर सकता है। इससे उसे तुरंत राहत तो मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसे कभी यह अनुभव ही नहीं होता कि उसकी डर वाली सोच गलत भी हो सकती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में यह प्रॉब्लम कॉमनली दिखेगी। इसी तरह पीटीएसडी में भी व्यक्ति ट्रॉमा से जुड़े ट्रिगर्स से बचता है जिससे कि उसकी हीलिंग रुक जाती है। अवॉइडेंस के सटल रूप भी होते हैं, जैसे प्रोकास्टिनेट करना या जरूरत से ज़्यादा काम करना या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेना। आप किसी काम या किसी एक्टिविटी के तनाव से बचने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे खुद को, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाएंगे या टाल देंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, या किसी और काम में लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे ताकि जो रियल स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे बच सकें। धीरे धीरे व्यक्ति की दुनिया सीमित होती जाती है और वह सिर्फ उन चीज़ों तक आकर सिमट जाता है जिनसे कि उसे डर नहीं लगता। इससे उसकी ग्रोथ और उसकी रेजिलियंस दोनों इफेक्ट होते हैं। पेशेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करने की क्षमता बना नहीं पाता। पांचवा मैकेनिज्म है रिप्रेशन और सप्रेशन। रिप्रेशन अनकॉन्शियस होता है जिसमें डिस्ट्रेसिंग थॉट्स अपने आप अवेयरनेस से बाहर चले जाते हैं, जबकि सप्रेशन एक कॉन्शियस एक्टिविटी होता है जहां व्यक्ति जानबूझकर किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहता या उसको सोचने की कोशिश ही नहीं करता। दोनों ही तुरंत राहत देते हैं लेकिन इमोशनल प्रोसेसिंग इस वजह से अधूरी रह जाती है। पेशेंट के लिए जरूरी होता है कि अपनी इमोशंस को समझे, जाने, उन्हें प्रोसेस करे, पर रिप्रेशन या सप्रेशन से वो उस प्रोसेसिंग को रोक देता है जिस वजह से इमोशंस हील नहीं हो पाती। जो भावनाएं दबाई जाती हैं वे खत्म नहीं होती बल्कि अलग अलग तरीकों से बाहर आती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन या कोई ऐसी एंजाइटी जो अचानक से आ रही है। पेशेंट कहता है कभी कभी बिना किसी रीजन के एंजाइटी आती है, वो इसी वजह से होता है, सप्रेशन या रिप्रेशन की वजह से। या कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे हेडेक, पेट दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। रिप्रेशन में कभी कभी मेमोरीज फ्रेगमेंटेड रूप में वापस आती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में पुरानी बातें याद आएंगी, जैसे इंट्रूसिव थॉट्स की फॉर्म में, ड्रीम्स की फॉर्म में, या जस्ट एक मेमोरी रिकॉल की फॉर्म में। मतलब मेमोरीज इतनी दब गई थी कि पेशेंट को वो सब याद ही नहीं आता था, पर कभी कभी उसके मन में वो मेमोरीज आ जाती हैं तो वो महसूस करता है कि हाँ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, तब उससे बहुत डिस्ट्रेस भी होता है। सप्रेशन कुछ सिचुएशंस में यूजफुल हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो तो फालतू की चीजों पर सोचना बंद करो, सप्रेस कर दो उन्हें। लेकिन अगर इसे हैबिट बना लिया जाए तो यह स्ट्रेस बढ़ा देता है और इमोशनल अवेयरनेस भी कम कर देता है। कई लोग अपने को जरूरत से ज्यादा व्यस्त रख लेते हैं ताकि ज्यादा सोचे ना। कभी कभी वो हेल्प करता है बट लॉन्ग टर्म में वो परेशानी का कारण भी बनता है क्योंकि उससे जो अंडरलाइंग गहरे में बैठी जो एंजाइटी, स्ट्रेस है वो खत्म नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए मन को भटका दिया जाता है, पर रियल प्रॉब्लम वही रहती है जिस वजह से पेशेंट पाता है कि वो ओवर थिंकिंग करता रहता है, परेशान रहता है, बिजी रहता है, पर उसके अंदर डिस्ट्रेस खत्म नहीं होता। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में एक व्यक्ति वरी को सप्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन इससे वो और ज्यादा बढ़ जाती है। डिप्रेशन में भी सप्रेशन का इस्तेमाल करना इमोशंस को और ज्यादा इंटेंस बना सकता है। इस तरह अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बार बार सरफेस पर आते रहते हैं और सिम्टम्स बने रहते हैं। इन सभी मैकेनिज्म्स में एक कॉमन बात है, ये शॉर्ट टर्म में मदद करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। यही बीमारी को बनाते हैं या उसे बने रहने देते हैं। और यही मैकेनिज्म्स की वजह से पेशेंट पर दवाइयां पूरा काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वर्क है, इसको आपको खुद दूर करना पड़ेगा, अवेयरनेस चाहिए, इस पर काम करना होगा, थेरेपी लेनी पड़ेगी, तभी आप पूरी तरह से इन रिप्रेस्ड इमोशंस से अपने को बाहर निकाल पाओगे। इन स्ट्रेटजीज को चेंज करना होगा। दवाइयां इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को दूर नहीं करती। दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों से ठीक हो गए, दोबारा से बीमारी वापस आ गई, रिलैप्स हुआ, क्यों? क्योंकि ये डिफेंसेस आपने बना रखे थे। जब ये डिफेंसेस आपके डेली लाइफ में काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस बढ़ता है और फिर दोबारा से लक्षण आ जाते हैं।
तो डिफेंसेस नहीं तोड़ोगे तो बीमारी से पूरी तरह से रिलीफ नहीं ले पाओगे। ये बेसिक साइकोलॉजी समझना जरूरी है मेंटल डिसऑर्डर्स की। डिनाइल समस्या को पहचानने से रोकता है, रैशनलाइजेशन उसे जस्टिफाई करता है, प्रोजेक्शन उसे बाहर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, एवोइडेंस उससे आपको दूर रखता है, और रिप्रेशन या सप्रेशन उसे माइंड में प्रोसेस होने से ही रोक देते हैं। इस तरह एक पूरा साइकिल बन जाता है जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान में पांचों डिफेंस मैकेनिज्म मिलेंगे। बीमारी के मामले में 2 या 3 ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, पर ये पेशेंट को डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करके रेगुलरली इस पर वर्क करने की नीयत से इनको पहचान कर दूर करना पड़ता है। तब समझ आता है कि कौन से डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट के ऊपर ज्यादा डोमिनेटिंग है और किन्हें किस तरह से दूर किया जाए। थेरेपी का उद्देश्य इन मैकेनिज्म्स को हटाना नहीं होता, बल्कि इन्हें फ्लेक्सिबल और कॉन्शियस बनाना होता है। कहीं ना कहीं ये पेशेंट की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुके होते हैं। साइकोडायनामिक थेरेपी इन्हीं अनकॉन्शियस पैटर्न्स को समझने पर फोकस करती है। सीबीटी थॉट्स और बिहेवियर्स को बदल देगी, और एसीटी मतलब एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी आपके इस मेंटल डिस्ट्रेस और पुराने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट कराने पर फोकस करती है। पर मेजर जो डिफेंसेस को टारगेट करने का जो काम होता है वो साइकोडायनामिक थेरेपी में ही होता है। सीबीटी इतना ऊपर ऊपर का काम हो जाता है कई बार कि पेशेंट बस थॉट्स को चेंज करता रहता है, उसके अंदर रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ सकता है, जिस वजह से पेशेंट को लगता है कि मैंने तो अपने माइंड में बहुत से लॉजिक सोच लिए, बहुत से तरीके से अपने थॉट्स बदल लिए, पर सिम्टम तो जा नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन डिफेंस को मजबूत कर रहा होता है। इसीलिए जिन लोगों का ये रैशनलाइजेशन डिफेंस मजबूत हो जाता है, जैसे कई ओसीडी पेशेंट्स का या कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी पेशेंट्स का, इन मामलों में सीबीटी की बजाय साइकोडायनामिक थेरेपी की तरफ आना जरूरी है। मतलब तब उस मामले में कह सकते हैं कि सीबीटी का एक साइड इफेक्ट है कि आप जरूरत से ज्यादा रैशनल होते जा रहे हो, ज्यादा ही कुछ लॉजिक लगा रहे हो, और ज्यादा लॉजिक लगाना भी आपका डिफेंसिव रिएक्शन हो सकता है। ये चीज समझना जरूरी है। इन सभी अप्रोचेस का कॉमन गोल है इनसाइट को बढ़ाना। आपके मेंटल पैटर्न्स में, अपने बिहेवियर हैबिट्स में जितना इनसाइट बढ़ेगा उतना आप इनको दूर कर पाओगे। तो अपने पैटर्न्स को पेशेंट समझ सके और हेल्दियर कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके, यही टारगेट होता है थेरेपी का, और इसी तरह ये सिम्टम्स दूर भागते हैं। अंत में कहना चाहूंगा कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं ये ह्यूमन माइंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते। आप हमेशा कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म अपनाओगे ही अपनाओगे, बस थोड़े हेल्दी तरीके से अपनाओगे तो स्वस्थ रहोगे। इसलिए इनका एक्सेसिव यूज करना मेंटल सिम्टम्स को पैदा करता है या उन्हें बनाए रखता है। इन्हें समझना इस बात को समझने में मदद करता है कि लोग क्यों बार बार वही गलत पैटर्न्स दोहराते रहते हैं, भले ही वे खुद को बदलना चाहते हो। और सीबीटी का काम ना करना, बावजूद इसके कि आपकी नीयत है खुद को बदलने की, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि आपने अपने डिफेंसेस को चेंज नहीं किया या अपने डिफेंसेस की हेल्दी स्ट्रेटेजीज डेवलप नहीं की। सही इंटरवेंशन और अवेयरनेस के साथ इन्हें हेल्दियर स्ट्रेटेजीज में बदला जा सकता है, जिससे एक व्यक्ति ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा रेजिलियंट जीवन जी सके।